स्टूडेंट्स, अपन सॉल्यूशन पढ़ रहे थे जिसके अंदर अपने टोटल 11 पार्ट्स पढ़े। लास्ट वीडियो जो होते हैं उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, जिसके अंदर अपने 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में मैंने पढ़ा था। आज हम अगली कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस या विसरण एवं प्रासरण। विसरण एवं प्रासरण। तो देखो, डिफ्यूजन या विसरण जो है ये क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे। इसके बारे में अपन इसमें ज़्यादा स्टडीज नहीं करेंगे, लेकिन इसके बारे में सबसे पहले देखेंगे कि डिफ्यूजन या विसरण जो होता है वो होता क्या है। तो डिफ्यूजन या विसरण जो होता है वो किसी भी सब्सटेंस के या किसी भी पदार्थ के अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जो मूवमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन या विसरण बोलते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, the movements of any substance from their higher concentration to their lower concentration is called diffusion, है ना। यानी जो पार्टिकल्स होते हैं या सब्सटेंस होते हैं, हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है, विसरण या डिफ्यूजन कहलाता है। तो डिफ्यूजन होता है द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी पदार्थ की अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो गमन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। जैसे अगर हम इसके अंदर जैसे पार्टिकल्स है या पदार्थ के एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर बोले क्या है, सॉल्यूशन है, और इसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सॉल्यूशन C1 है, ये सॉल्यूशन क्या है, C2 है। इस सॉल्यूशन जो होती है इसकी जो कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है, लो है। कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या होगी, टोटल जो सॉल्यूशन होती है उसकी मात्रा। तो विसरण जो होता है तो जो मैटर्स होते हैं वो किधर, ये पार्टिकल जो मूव करेंगे वो किधर करेंगे, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करेंगे। ठीक है, जैसे अगर एक कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं, वाटर भरते हैं, इसके अंदर वाटर लेके हम क्या डालते हैं, इसके अंदर कोई भी कलर है वो इसके अंदर अगर एक बूंद अगर कलर डालेंगे तो ये एक बूंद जो कलर है कुछ देर बाद के अंदर यहाँ पे जब आपने इस कलर को डाला था यहाँ पे इस कलर की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और ये धीरे धीरे क्या काम करेगा, जहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो ये पूरा जो कंटेनर है या जितना भी वाटर है इसके अंदर, उस टोटल वाटर के अंदर ये कलर जो होता है वो फैल जाता है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं या डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, या हम किसी भी सुगंध वाले जो परफ्यूम वगैरह है उसकी अगर बोतल को हम खुला छोड़ते हैं तो परफ्यूम उसमें से धीरे धीरे पूरे रूम के अंदर क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो वो प्रोसेस क्या होती है, डिफ्यूजन या विसरण होती है।
तो डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, अपने हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन या विसरण बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में तो अपन इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस या प्राशन जो है, इसके बारे के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगली ब्रांच जो है अपनी वो क्या है, ऑस्मोसिस या प्रासरण, ऑस्मोसिस या प्रासरण। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ऑस्मोसिस जो होती है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या होती है, द मूवमेंट ऑफ solvent, द मूवमेंट ऑफ solvent, क्या लिखना है, solvent, सॉल्यूशन ना लिख के क्या लिखना है, solvent, द मूवमेंट ऑफ solvent their higher concentration to low concentration through a semi permeable membrane, यानी अर्धपारगम्य में झिल्ली के द्वारा। देखो इसके अंदर क्या होता है, ओनली सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी हाई कंसंट्रेशन टू अपनी जो लोअर कंसंट्रेशन है उधर क्या करते हैं, गमन करते हैं, किसके थ्रू, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। ये एसपीएम यानी सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन्स होती है या अर्धपारगम्य में जो झिल्ली होती है वो ऐसी मेम्ब्रेन होती है, इसको सेमी, ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको सेमी परमेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये केवल आधे पार्टिकल्स को क्या करती है, परमिट देती है, अपने से मूव करने के लिए आधे पार्टिकल्स को क्या करती है, परमिट देती है। और वो पार्टिकल्स कौन से होते हैं, केवल सॉल्वेंट, यानी इस मेम्ब्रेन से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही क्या कर सकते हैं, इससे पास कर सकते हैं। इससे जो ये जो मेम्ब्रेन होती है इससे क्या होता है, केवल सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसको क्या करते हैं, पास कर सकते हैं, सोल्यूट के पार्टिकल्स को पास नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एसपीएम, अर्धपारगम्य झिल्ली, क्योंकि ये सॉल्यूशन जो होता है उसके आधे पार्टिकल्स जो होते हैं उसी को क्या देती है, परमिट देती है पास होने के लिए। ठीक है, तो जिन पार्टिकल्स के पास परमिट होता है वो पार्टिकल्स कौन से होंगे, केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, केवल कौन से होंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो होते हैं वही क्या कर सकते हैं, इससे पास हो सकते हैं। तो प्रासरण जो होता है वो क्या होती है कि सॉल्वेंट या विलायक के जो कण होते हैं, विलायक के कणों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो गमन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रासरण कहते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरी डेफिनेशन हम ये देख सकते हैं, पहले अपन यहाँ पे क्या बनाते हैं, इसका एक डायग्राम बनाते हैं ना, ये कंटेनर है, इसके अंदर बीच में क्या लगी हुई है, एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, एसपीएम। ठीक है, अर्धपारगम्य में झिल्ली लगी हुई है। आप देखो इसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन ए है और इसके अंदर सॉल्यूशन बी है ना। ए के अंदर क्या है, सॉल्यूशन ए है और ए के अंदर सॉल्यूशन क्या है, बी है। इसकी कंसंट्रेशन C1 है और इसकी क्या है, C2 है। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है,
हाई कंसंट्रेशन। इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है? हाई। और कंसंट्रेट सॉल्यूशन कौन सा होता है? जिसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट क्या होता है? ज्यादा होता है। तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेट सॉल्यूट। इसका मीन्स हो गया इसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट क्या है? ज्यादा है। जैसे हम साल्ट प्लस, जैसे हमने लिया NaCl प्लस H2O का सॉल्यूशन है ये, मान लो। तो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है? 70 ग्राम H2O और जैसे 70% तो क्या है? H2O और 30% क्या है? इसके अंदर क्या है? NaCl है। इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन क्या है? हाई। और ये जो सॉल्यूशन है इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है। ये जो सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन क्या है? लो। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि इसके अंदर NaCl जो होता है वो तो कितना परसेंट है? 10%। और H2O जो है वो कितना परसेंट है? 90%। यानी जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम होगी उसको कंसंट्रेशन क्या होगी? उसकी लो। और सॉल्वेंट की अमाउंट जिसकी ज़्यादा होगी, सॉल्यूट की अमाउंट जिसकी ज़्यादा होगी उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? हाई होगी। अब देखिए ये तो सॉल्यूशन हो गया जिसके अंदर एक की कंसंट्रेशन क्या है? हाई है और एक की कंसंट्रेशन क्या है? लो। तो इसके अंदर आपने देखा कि 30% NaCl है, ठीक है, और 70% क्या है? H2O। और उस वाले के अंदर जो C2 है इसके अंदर तो क्या है? सॉल्यूशन जो B है उसके अंदर तो 30% क्या है? NaCl और 70% क्या है? H2O है। सॉल्यूशन A जो है इसके अंदर 10% क्या है? NaCl, ठीक है, और 70% क्या है इसके अंदर? सॉरी 90% जो है इसके अंदर क्या है? H2O है। इस सॉल्यूशन के अंदर जो A वाला सॉल्यूशन है उसके अंदर 10% NaCl और 90% क्या है? H2O। तो इसके अंदर देखो सॉल्यूट की जो सॉल्वेंट की जो अमाउंट है, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है? H2O। H2O क्या है? सॉल्वेंट है। इसके अंदर क्या है? H2O क्या है? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा किसके अंदर होगी? हाई अमाउंट सॉल्वेंट किसके अंदर है? A के अंदर। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं हाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इसके अंदर क्या है? हाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि 90% इसके अंदर क्या है? सॉल्वेंट जली है, बाकी 10% इसके अंदर क्या है? NaCl है। और ये वाला जो है अगर इसकी कंसंट्रेशन हाई है इसका मतलब सॉल्वेंट की अमाउंट क्या है? लो। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं लो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, लो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसके अंदर हाई अमाउंट है यानी विलायक तो ये जो सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन सांद्रता तो क्या है? सॉल्यूशन की ज्यादा है। ज्यादा का मतलब इसके अंदर 30% NaCl मान लो और 70% जो क्या है मान लो H2O है। इसके सॉल्वेंट जो होता है वो क्या हो गया? इसके अंदर कम है क्योंकि 70% सॉल्वेंट ही है और 30% इसमें क्या है? सॉल्यूट है। इसके अंदर 90% सॉल्वेंट है, इसके लिए हम सॉल्वेंट की अमाउंट इसके अंदर क्या है? हाई। लेकिन NaCl ये जो सॉल्यूट है उसकी अमाउंट कितनी? केवल 10% है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? लो। अब इस डेफिनेशन में देखिए हमने क्या लिखा? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ASPM या पारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो इसके अंदर कहाँ से पार्टिकल्स? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन टू कहाँ जा रहे हैं? लो कंसंट्रेशन, यानी अपनी यहाँ पे भी लिख सकते हैं देयर लो कंसंट्रेशन। तो देखो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है वो अपनी हाई सांद्रता से या अपनी उच्च सांद्रता से कहाँ पे जा रहे हैं? अपनी निम्न सांद्रता से ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी यहाँ पे सॉल्यूशन की सांद्रता तो क्या है? कम है, लेकिन सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है? यहाँ पे ज्यादा है। तो सॉल्वेंट होते हैं वो किधर जाएंगे? ये जो सॉल्वेंट जो है वो किधर जाएगी? अपनी हाई अमाउंट से
लो अमाउंट, यानी इसका जो प्रासरण होगा वो किधर होगा, C1 से C2 की ओर होगा। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन हम और लिख सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन और लिख सकते हैं, दैट इसके अंदर इधर। ठीक है, दूसरी जो डेफिनेशन है क्या है, द मूवमेंट ऑफ solvent, the movement of solvent from low concentration solution to high concentration solution through SEM. In the movement of solvent from low concentration solution, low concentration solution कौन सा है, ये वाला जिसके अंदर NaCl की मात्रा है कम। लो कंसंट्रेशन किसकी होगी, जिसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट क्या होगी, कम। जिसमें सोल्यूट की अमाउंट कम होगी उसको क्या कंसंट्रेशन क्या होगी, लो। ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन यहाँ कम सांद्रता है, टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन C2 की जो तो है वो हाई है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस या प्रासरण बोलते हैं। तो समझ गए होगे। अगर ओनली सॉल्वेंट की बात करें तो ये कह सकते हैं कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है वो अपनी उच्च सांद्रता से अपनी निम्न सांद्रता की ओर अल्पागमी झिल्ली के द्वारा जो गमन करते हैं, या अल्पागमी झिल्ली के माध्यम से जो गमन करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रासरण बोलते हैं। यह हम कह सकते हैं कि जो कम सांद्रता वाला सॉल्यूशन से हाई सांद्रता वाले सॉल्यूशन की ओर सॉल्वेंट के या इलाई के पार्टिकल्स का जो गमन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या है, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है। अब ऑस्मोसिस जब होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस जब होती है वो कब तक होगी, जब C1 और C2 कंसंट्रेशन वाले जो सॉल्यूशन है उनकी कंसंट्रेशन क्या ना हो, दोनों और इक्वल ना हो, उनकी कंसंट्रेशन दोनों क्या ना हो, इक्वल ना हो, यानी दोनों के अंदर साम्य स्थापित ना हो या इक्विलिब्रियम स्थापित ना हो, तब तक ये प्रासरण की क्रिया चलती रहती है। और दोनों के अंदर क्या हो जाता है, साम्य स्थापित हो जाता है, तब ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, रुक जाती है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होती है उसको रोकने के लिए एक प्रेशर लगता है, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आगे हम पढ़ेंगे इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर या प्रासरण दाब। प्रासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो एक ऐसा प्रेशर है जो ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होती है उसको क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। यानी एक ऐसा प्रेशर या ऐसा दाब जो प्रासरण क्रिया को क्या कर देता है, बंद कर देता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। या जो प्रासरण क्रिया जो होती है उसके विपरीत में जो प्रेशर लगता है उस प्रेशर को क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर या प्रासरण दाब। ठीक है, और ऑस्मोसिस प्रेशर जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। ऑस्मोसिस प्रेशर जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वॉन टॉक के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर।
इसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ऑस्मोटिक प्रोसेस प्रेशर जो होती है इसको हम पाइप जो होता है उससे डिनोटेट करेंगे। जैसे गैस का प्रेशर होता है ना उसको पी से डिनोटेट करते हैं, उसी प्रकार से ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको पाई से हम क्या करेंगे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो तो क्या होता है, एक ऐसा प्रेशर होता है जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को क्या कर देता है, बंद कर देता है। या ऑस्मोसिस प्रोसेस या प्रासरण जो होता है उसके विपरीत जो प्रेशर लगता है उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अब देखो प्रासरण जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होते हैं उसके क्या होते हैं नियम, इसके नियम, इसके ऑस्मोटिक प्रेशर के, तो इसके 2 नियम हैं। फर्स्ट नियम है वन ऑफ बॉयल लॉ, वन ऑफ बॉयल लॉ। ठीक है, देखो वन ऑफ बॉयल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इसके कंसंट्रेशन के, इसके समानुपाती होता है कंसंट्रेशन या सांद्रता। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या लिख सकते हैं, पाई समानुपाती किसके होता है, सी के। वन ऑफ बॉयल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो प्रासरण दाब जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, सांद्रता के। किसके समानुपाती होता है, सांद्रता या कंसंट्रेशन सी के समानुपाती होता है। और C बराबर जो होता है वो क्या होता है N/V। C इक्वल टू क्या होता है N/V। N बराबर तो क्या होगा नंबर ऑफ मोल और V इक्वल टू क्या है वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं पाई समानुपाती किसका होता है N/V के। ठीक है, तो ये तो अपने पास क्या बन गई, एक इक्वेशन नंबर 1 बन गई फर्स्ट लॉ की। कौन सा, वॉन ऑफ बॉयल्स लॉ। सेकंड जो लॉ है वो भी किसने दिया था, वॉन ऑफ में दिया था, वो है वॉन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर लॉ। जो हम गैस के जो लॉ है उसी के अंदर पढ़ते हैं कि गैस जो होती है उसका जो दाब होता है वो स्थिर दाब के ऊपर क्या होता है, वो तापमान के क्या होता है उसके समानुपाती होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पाई समानुपाती किसके होता है, टी के। पाई समानुपाती क्या होता है, टी के। तो ये अपनी बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को मिलाने पर क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2। तो इसके अंदर क्या है, दोनों के अंदर पाई इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 जो होता है उसके अंदर तो क्या है N/V। ठीक है, और इसके अंदर क्या है T। तो सेकंड इक्वेशन है इसके अंदर क्या है, पाई समानुपाती किसके है, T के। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं समानुपाती हटा के पाई बराबर N/V/RT। पाई बराबर क्या लिख सकते हैं N/V/RT। ठीक है, R जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 0.0821 एटम मोलिकुलर्स होती है। R की वैल्यू अपन कितनी लगेगी 0.0821। ठीक है, तो आगे फिर इसको देखते हैं। तो जो n बराबर में लिख सकते हैं, n जो होता है यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ मोल कितने इसके सोल्यूट के,
एन किसके मोल होते हैं? सोल्यूट के। यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, यानी एन बराबर यहाँ पे क्या है? सोल्यूट के जो कितने मोल सोल्यूट है वो क्या होता है? एन। तो सोल्यूट के जो मोल होते हैं उसके बराबर में क्या लिखते हैं? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। एन बराबर में क्या लिखेंगे? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, तो अपने पास हो जाएगा पाई इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी अपॉन एम बी इंटू वी। ठीक है, या अगर एम बी बराबर दिखते हैं तो एम बी बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी इंटू आर टू टी अपॉन पाई इंटू वी। तो ये क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर और ये क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर और जो मोलर मास जो होता है उसके बीच में क्या है? रिलेशन है। ऑस्मोटिक प्रेशर और मोलर मास होता है उसके बीच में रिलेशन क्या होता है? एम बी इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू आर टी अपॉन पाई इंटू वी। ठीक है, और अगर हमको प्राशन दाब या पाई निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डब्ल्यू बी इंटू आर टी अपॉन एम बी इंटू वी। ये क्या है? प्राशन दाब का क्या है? ये सूत्र है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, उसके अंदर बोर्ड एग्जाम में इसमें जो क्वेश्चन आता ही आता है, और बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन किसका आता है? इसके न्यूमेरिकल्स का आता है। ठीक है, तो ये जो दोनों फॉर्मूले, एक तो अंदर क्या निकाला अपन को? पाई निकालनी है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। एक फॉर्मूला जो होता है उसके अंदर क्या निकालना अपन को? एम बी निकालना है। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू 10% solution of NaCl at 20 degree temperature, 20 डिग्री टेम्परेचर, यानी 10% जो NaCl का सॉल्यूशन है, 10% का 10% NaCl का सॉल्यूशन है। आपने निकाला था W अपॉन V कंसंट्रेशन यूनिट के अंदर है ना, तो W तो यहाँ पे क्या होती है? मास ऑफ सोल्यूट। W बराबर तो क्या होता है यहाँ पे? मास ऑफ सोल्यूट, जो किसके अंदर होता है? ग्राम में। और V बराबर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो किसके अंदर होता है? ml में। किसके अंदर होता है? ml में होता है। W अपॉन V का मतलब हो गया कि 10% सॉल्यूशन है किसका? NaCl का। ठीक है, या हम कह सकते हैं 10% सॉल्यूशन किसका? एक्वा सॉल्यूशन है किसका? NaCl का। इसके अंदर लिख सकते हैं हम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, तो इसका अपन क्या याद रखना है? ऑस्मोटिक प्रेशर याद रखना है। तो इसके अंदर हम कैसे 10% है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो 100 ml सॉल्यूशन है ना, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर क्या है? 10 ग्राम NaCl है। 10% W/V का मतलब क्या हो गया? 100 ml सॉल्यूशन के अंदर क्या है? 10 ग्राम NaCl है। ठीक है, तो देखो इसका अपन क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका सूत्र था अपने पास, क्या सूत्र था? I इक्वल टू WV इंटू R इंटू E अपॉन MV इंटू V। देखा ना, तो इसके अंदर सबसे पहले देखो WV क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10% है, इसका मतलब 100 ml के अंदर कितना हो गया? 10 ग्राम। तो इतना क्या हो गया? ये
n ग्राम। फिर है r, तो r बराबर लिखते कितना 0.0821, ठीक है। t क्या है टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री, तो इसको अपने किसमें लेना है केल्विन में। t जो होता है वो टेम्परेचर होता है, वो क्या होता है केल्विन में, लेकिन यहाँ पे क्या है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो इसको किसमें बदलेंगे हम केल्विन में। तो केल्विन में कैसे बदलते हैं 273 प्लस 20 कितना हो गया 293 केल्विन। और फिर है एम बी मोलर मास ऑफ सोल्यूट, NaCl कितना होता है 58.5। और फिर है वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ml, ठीक है। ये तो इसकी यूनिट दी हुई अपन को। अब इस फॉर्मूले के अंदर अपन को पाई निकालनी है, तो पाई इक्वल टू डब्ल्यू भी तो क्या है 10 इंटू आर क्या है 0.0821 इंटू ए जो है वो कितना है 293 अपॉन एम बी जो है वो कितना है 58.5 इंटू वी जो है वो है 100 ml। तो ये तो यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा अपने पास ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा। जितना भी इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा इसका ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा। तो एक तरीके से पूछा जाता है जिसमें अपन को ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ऐसा ही इससे रिलेटेड यानी इसके अंदर क्रम अलग थी है ना, और ये जो अपने इसकी अमाउंट है या टेम्परेचर का ये अलग है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है ऐसा का ऐसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन और देखते हैं। इसके अंदर तो अपन को क्या पूछा पाई, अपन को क्या पूछ सकते हैं इसके अंदर एमबी भी पूछ सकते हैं। इसके अंदर तो अपन को क्या पूछा है पाई पूछा है यानी ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है। अपन को यहाँ पे क्या पूछ सकते हैं एमबी यानी मोलर मास की किसका सॉल्यूट का पूछ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और करते हैं जो आपकी बुक में भी है और एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे बनता है क्वेश्चन है 2000 cm³ एक्वा सॉल्यूशन कंटेन 1.26 ग्राम प्रोटीन। at 300 Kelvin temperature and osmotic pressure is 2.6 into 10 की पावर -3 एटम। Calculate the molar mass of solvent। कैलकुलेट है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी एक कोई सॉल्यूशन है, एक का सॉल्यूशन कितना 2000 cm³ सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसके अंदर 1.26 ग्राम क्या है प्रोटीन घुली हुई है। कितने टेम्परेचर पे 300 केल्विन टेम्परेचर पे। और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कितना है अपने पास 2.6 into 10⁻³ एटम आया। तो इसको क्या कैलकुलेट करना है इसका एमबी कैलकुलेट करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं एमबी बराबर अपन उसको लिखते क्या होता है एमबी बराबर WB into RT अपॉन पाई into V, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखिए WB कितना है 1.26 ग्राम, ठीक है। R जो होता है इसकी वैल्यू फिक्स होती है कितनी होती है 0.0821। T जो होता है वो कितना है 300 केल्विन और पाई जो है वो कितना है 2.6 into 10⁻³ और जो V जो है वो कितना है 2000 ml, ठीक है। और इसको अपने को क्या कैलकुलेट करनी है एमबी कैलकुलेट करनी है, ठीक है।
तो ये जो सूत्र है इसके अंदर एम बी जो क्या है 1.26 डब्ल्यू बी, आर क्या है 0.0821 इंटू टी 300 केल्विन, ठीक है। और पाई जो है वो कितना है 2.6 इंटू 10 की पावर -3 इंटू v जो है वो कितना है 2000। तो इसको सोल्व करने पर अपने पास क्या आ जाएगा, इसका एम बी आ जाएगा। तो ये टू टाइप्स की क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। एक के अंदर क्या पूछा जाता है मोलर मास, जिसके अंदर अपने को वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का, है ना, सॉल्वेंट का मास दिया होता है, टेम्परेचर दिया होता है और 2.6 मतलब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दिया होता है। एक बात याद रखना, टेम्परेचर जो अगर आपको नहीं दिया होता है किसी सॉल्यूशन के अंदर, अगर आपको टेम्परेचर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको टेम्परेचर नहीं दिया होता है तो उसकी जगह आपको क्या लिखना है, रूम टेम्परेचर कितना होता है 298 केल्विन। आपको क्या लिखना है उसकी जगह रूम टेम्परेचर, या कभी कभी लिखा होता है कि सामान्य ताप पर या रूम टेम्परेचर पे, तो उसकी जगह टी की जगह आपको क्या लिखना है 298 केल्विन। कोई क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं दे तो उसके अंदर 298 केल्विन लिखना है, और जिसमें दे उसके अंदर जो दी हुई वैल्यू वही लिखी जाती है। तो इस प्रकार से क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसके टू प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके आगे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस जो होती है उसके कुछ टर्म्स जो है वो और है, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।